क्या कर रही हो टुनी चिड़िया? ये अनाज कहाँ ले जा रही हो? कहीं नहीं, अपने घर ले जा रही हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो जंगल घूमने के लिए निकली थी। सर्दियों का मौसम आने वाला है तो आजकल हवाएं बहुत ही अच्छी चलती है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर क्या तुम अपने लिए खाना जमा नहीं कर पा रही हो? मैं तो अनाज और लकड़ियाँ पहले से ही इकट्ठे कर लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ती। मुझे तो बस घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो चली। और ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से आ गई। घर आकर उसने अपना अनाज जमा कर दिया। वो काफी दिनों पहले से ही अनाज और लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी, इसीलिए उसने अपने घर को भी डबल मंजिल बनाया हुआ था। उसे पता था सर्दियों में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बर्फ पड़ने की वजह से अनाज की कमी हो जाती है। वहीं जंगल में कुछ पंछी थे जो अनाज लाने में लगे हुए थे। जल्दी जल्दी काम कर लो, पता नहीं कब सर्दियाँ शुरू हो जाए। आज सुबह उठा तो लग रहा था जैसे सर्दियाँ आ गई हो। मैं तो घबरा ही गया। तभी तो कहती हूँ अनाज इकट्ठा कर लो, पर आप है कि सुनते ही नहीं। इतना आलस अच्छा नहीं होता है। अरे कहाँ कर रहा हूँ आलस, इकट्ठा तो कर ही रहा हूँ अनाज। देखना, इस बार सर्दियों में हमारे पास घर पर काफी अनाज होगा। और ये कहकर कालू कौवा अनाज लाने में लगा हुआ था। वो जंगल के पास खेतों से अनाज लाया करते थे, क्योंकि वहाँ के किसान उन्हें अनाज दे दिया करते थे, क्योंकि वो उनके खेतों को कीड़े मकोड़े से बचाते थे, जिस वजह से किसान पंछियों से कुछ भी नहीं कहा करते। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सर्दियाँ शुरू हो गई। सभी पंछी आराम से अपने घरों में बैठे थे। टुनी चिड़िया ने अपने पति टुना चिड़ा से कहा, लगता है इस बार सर्दियाँ बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। देख नहीं रहे हो, शुरुआत में ही कितनी सर्दी है। हाँ, लगता तो यही है। ऐसा ना हो कि खाने की कमी पड़ जाए, क्योंकि सर्दियों में खाना ज्यादा खाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने तो इतना खाना इकट्ठा कर लिया है कि हम लोग आराम से इस बार की और अगली बार की सर्दियाँ गुजार देंगे। ये सुनकर टुना चिड़ा बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ टुनटुन चिड़िया काफी परेशान थी, क्योंकि खाना इकट्ठा न होने की वजह से अब उसे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि ठंड के मौसम में वो खाना लेने नहीं जा पाया करती, जिस वजह से उसे कभी कभार भूखा ही रहना पड़ता। एक दिन उसने अपने आप से कहा, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अनाज ही नहीं है। लगता है इस बार सर्दियों में भूखा ही रहना पड़ेगा। पर इस तरह मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ, मुझे खेतों की तरफ जाना ही पड़ेगा। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया खेतों की तरफ उड़ गई। पर ठंड ज्यादा होने की वजह से वो एक जगह पर गिर गई। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आ गई और उसने देखा टुनटुन चिड़िया बेहोश पड़ी हुई है। उसे इस तरह देखकर टुनी चिड़िया ने अपने पति को बुलाया। फिर वो दोनों उसे घर ले आए। घर लाने के बाद उन्होंने उसे गर्म कपड़ों में दबा दिया। उस दिन तो टुनटुन चिड़िया को होश नहीं आया, पर अगली सुबह टुनटुन चिड़िया ने देखा वो टुनी चिड़िया के घर पर है। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, अब कैसी हो तुम? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? मैं खाना लेने जा रही थी और शायद ठंड की वजह से बेहोश हो गई। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था अनाज इकट्ठा कर लो, पर तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं भूखी मर जाऊंगी। आलस के चक्कर में मैंने अनाज इकट्ठा नहीं कर पाया। ये सुनकर टुनी चिड़िया कुछ सोच में पड़ गई। उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर से अनाज ले जाओ। जब तक ठंड ज्यादा पड़ रही है तब तक, और जब ठंड हल्की हो जाए तो तुम अपना अनाज इकट्ठा कर लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद टुनी चिड़िया ने टुनटुन चिड़िया को अनाज दिया और वहाँ से चली आई। दूसरी तरफ जंगल के काफी सारे ऐसे पंछी थे जिनके पास अनाज बिल्कुल नहीं था, क्योंकि किसी को कोई दिक्कत थी, जिस वजह से वो अनाज इकट्ठा नहीं कर पाए। और अब सभी के सामने ये दिक्कत थी कि आखिर वो सर्दियों का गुजारा किस प्रकार कर सके, क्योंकि जंगल में कई सारे पंछियों के पास तो
बहुत सारा अनाज था, वही किसी के पास बिल्कुल भी नहीं। एक बार सभा बुलाई गई। सभी पंछी आग के सहारे बैठकर पंचायत करने लगे। अरे जंगल में अनाज की काफी ज्यादा कमी हो गई है, हमें कुछ न कुछ करना ही चाहिए। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, मेरे पास भी बहुत कम अनाज बचा है। मैंने तो सोचा था इस साल सर्दियों में आराम से गुजारा हो जाएगा, पर लगता है अब गुजारा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्या तुम लोगों ने अनाज इकट्ठा नहीं किया? हाँ किया तो था, पर सर्दियों में ज्यादा भूख लगती है, इसीलिए सब खत्म हो गया। मेरे पास तो बिल्कुल भी अनाज नहीं है। मेरी मदद तो टुनी चिड़िया ने की। अगर उसने मेरी मदद न की होती तो मैं तो मर ही जाती। मेरे पास भी बिल्कुल अनाज नहीं है। मैं तो अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहा हूँ, पता नहीं अब क्या होगा। उन सभी पंछियों की बात सुनकर कालू कौवा ने कहा, ठीक है, देखते हैं इसका हल क्या निकलता है। वैसे आज का दिन देखकर लगता है कल धूप निकल सकती है, तो कल आप सभी अनाज इकट्ठा कर लेना। वैसे भी भले ही छोटा दिन हो, पर हम लोग इतना तो अनाज कर ही लेंगे कि अपना गुजारा कर सकें। और ये कहकर सभा खत्म हुई। अगले दिन तेज धूप निकली। सभी पंछी अनाज लेने के लिए गए, पर टुनटुन चिड़िया ने फिर से आलस दिखाया और उसने कहा, अरे टुनी चिड़िया है तो अनाज लेने के लिए, मुझे मेहनत क्यों करनी? और ये कहकर वो अनाज लेने नहीं गई। दूसरे दिन फिर से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी। टुनटुन चिड़िया का फिर से अनाज खत्म हो चुका था और वो टुनी चिड़िया के घर अनाज मांगने के लिए गई। अरे टुनी चिड़िया, मेरा अनाज खत्म हो गया है, तो तुम मुझे अनाज दे दो। क्या? पर कल तो धूप निकली थी, तुम अनाज लेने क्यों नहीं गई? अरे कल मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें जंगल घूमते हुए देखा। ये कहो ना, तुमने फिर से आलस दिखाया है। अब की बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली, समझी तुम? ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत ही दुखी हुई और वहाँ से चुपचाप आ गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सभी का अनाज खत्म हो जाएगा। वहीं टुनटुन चिड़िया भी बहुत ज्यादा परेशान थी। सभी पंछियों की फिर से पंचायत हुई। इस पर कालू कौवा ने कहा, अब एक ही रास्ता बचा है। जिन पंछियों के पास बहुत ज्यादा अनाज है, उन्हें दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए। पर इस तरह तो हमारा अनाज सब खत्म हो जाएगा। मुझे पता है, पर अगर हम मदद करेंगे तो शायद हमारी मदद भगवान कर दे। वैसे भी कभी कभार तो धूप निकल ही जाती है। अगर हमने अपने साथियों की मदद नहीं की तो वो मर जाएंगे। ये सुनकर टुनी चिड़िया और बाकी पंछी भी कालू कौवा की बात से सहमत हो गए। फिर सारे पंछियों ने एक जगह पर सारा अनाज इकट्ठा किया। जिनके पास बिल्कुल भी अनाज नहीं था, कालू कौवा ने उन्हें अनाज दिया। वही टुनटुन चिड़िया को भी अनाज मिला। इस पर टुनटुन चिड़िया से टुनी चिड़िया ने कहा, इस बार तो तुम्हें अनाज मिल रहा है, पर अगर तुमने आगे से आलस दिखाया तो तुम्हें अनाज नहीं दिया जाएगा। नहीं नहीं, मैं आगे से कभी भी आलस नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता लग गया है आलस से अपना ही नुकसान होता है। इसके बाद सभी पंछी बहुत खुश हुए, क्योंकि एक दूसरे की मदद से अब सभी पक्षियों के पास अनाज था और अब सभी पक्षी आराम से सर्दियां गुजार रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वही हमें कभी भी अपने काम में आलस नहीं दिखाना चाहिए। पृथ्वी का बढ़ा प्रकोप। अरे भागो भागो, जल्दी भागो, टुनी चिड़िया पानी इसी तरफ आ रहा है। अरे भाग तो रही हूँ, पर ये आंधी कितनी तेज चल रही है। और ये कहकर टुनी चिड़िया कालू कौवा के पीछे भागी जा रही थी। कुछ दिन पहले जंगल में सब कुछ सही था। अरे वाह, कितने अच्छे दिन होने लगे हैं। अब तो बारिश शुरू होने वाली है। हमें अपने घर मजबूत कर लेने चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, पर इस बार पता नहीं मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मन बड़ा बेचैन सा हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे तुमने सुना नहीं है? पहाड़ों पर कितनी तेज बारिश हो रही है और वहाँ पर पहाड़ भी तो टूट रहे हैं। भले ही पहाड़ नहीं है, पर पृथ्वी के कहर का क्या है। आज के समय में पृथ्वी अपने पूरे प्रकोप पर है। लगता है ऐसे तो पृथ्वी सब कुछ नष्ट कर देगी। इसके बाद वो लोग
अपने अपने घर में चले जाते हैं। वहीं इस जंगल से लगा एक गांव था जिसमें हरिया अपने परिवार वालों के साथ रहता था। अभी सावन के महीने चल रहे थे, जिस वजह से हरिया रोजाना भोलेनाथ की पूजा करने जाता था। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। उस दिन सोमवार था। हरिया पूजा करने के लिए घर से निकला तो उसकी पत्नी सीमा ने उससे कहा, अजी कहाँ जा रहे हो? बारिश बहुत हो रही है, बारिश बंद हो जाए तब चले जाना। अरे नहीं नहीं, मैं पूजा जिस समय करता हूँ उसी समय पर करूँगा, भले ही आंधी आए या बारिश हो। मुझे पता है आप भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त हैं, पर कम से कम अपनी सेहत का तो ध्यान रखिए, वैसे भी बारिश बहुत तेज है। अरे तुम शांत रहो और अपना काम करो, मैं अभी आ जाऊंगा पूजा करके। और ये कहकर हरिया मंदिर के लिए निकल जाता है। रास्ते में बहुत तेज पानी बरस रहा था और आंधी भी बहुत तेज थी, जिस वजह से हरिया को काफी दिक्कतें सहनी पड़ रही थी। पर वो जैसे तैसे करके मंदिर पहुंच जाता है और भोलेनाथ की पूजा करता है। तभी वो देखता है कि गांव में तेजी से पानी घुस रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? ये गांव में पानी क्यों आ रहा है? मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। और ये कहकर हरिया जल्दी से घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे जल्दी से सामान ऊपर रखो, पानी बहुत तेज आ रहा है। क्या? कहाँ पानी आ रहा है? अरे मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तब तक हरिया के घर में भी पानी घुस जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान होती है और सामान को जल्दी जल्दी ऊपर रखने लगती है। वहीं गांव वाले भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उन्होंने पता किया तो पता लगा नदी का बांध टूट चुका है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, जिस वजह से नदी उफान पर थी। ये सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पानी धीरे धीरे जंगल की तरह जाने लगा। पूरा गांव पानी की चपेट में आ गया था, जिससे हालात बाढ़ जैसे हो गए थे। ऊपर से बारिश भी बंद नहीं था, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। वहीं जब जंगल के जानवरों ने देखा कि पानी जंगल में आ रहा है, तो वो सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। अरे भागो भागो, जंगल में पानी भरने लगा, जल्दी भागो। क्या जंगल में पानी भरने लगा? पर कैसे? अरे मुझे नहीं पता, पर अगर जान बचानी है तो भागो। वहीं पानी तेजी से जंगल में घुस रहा था, जिससे मिट्टी का कटाव होने लगा। पेड़ पौधे गिरने लगे और जानवर उनकी चपेट में आने लगे। कई सारे जानवर घायल हो गए। जब पंछियों ने देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुए और कालू कौवा ने सभी पंछियों से कहा, अरे सभी भागो जंगल से, वरना मारे जाओगे। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से पानी कहाँ से आ गया? पता नहीं, पर अगर जान बचानी है तो कैसे भी करके भागो। पर कैसे भागे? पानी भी तो कितना तेज बरस रहा है, इसमें उड़ा ही नहीं जा रहा है और आंधी भी कितनी तेज चल रही है। मुझे पता है, पर अगर जंगल से बाहर नहीं निकले तो इसी जंगल में हमारी कब्र बन जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे गिर रहे हैं। ये सुनकर सभी पंछी जंगल से बाहर निकल आते हैं। जब उन्होंने देखा तो गांव भी पूरा डूबा हुआ था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं जानवर भी अपनी अपनी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगह पर जा रहे थे। पंछियों को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर से बारिश और नीचे ये तूफान। तभी अचानक पृथ्वी हिलने लगती है और एक बहुत बड़ी दरार जमीन में पड़ती है, जिससे कई सारे जानवर और आदमी उसके अंदर चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अब तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है। मुझे नहीं मरना है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुम ही लोगों ने पृथ्वी पर इतना प्रदूषण फैला रखा है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद सभी लोगों ने फैसला लिया, पंछी, जानवर और इंसान एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें बचना है तो एक साथ आना ही पड़ेगा। फिर वो लोग एक साथ होकर
गांव के मंदिर पहुंचते हैं। पर गांव का मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी सभी मंदिर में आराम से आ गए, जिसे देखकर हरिया ने कहा, ये तो भोलेनाथ का चमत्कार है, क्योंकि इतने छोटे मंदिर में हम लोग कैसे बच सकते हैं। हाँ हरिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद वो सभी लोग उसी मंदिर में बने रहते हैं। तभी एक बच्चा उन्हें पानी में तैरता दिखाई देता है। वो मदद के लिए पुकार रहा था। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। बच्चे को देखकर पंछी और हरिया काफी परेशान हो जाते हैं। वो लोग पानी में उसे बचाने के लिए कूद जाते हैं। हरिया और पंछी काफी कोशिश करने के बाद उस बच्चे को बाहर निकाल कर लाते हैं। इसके बाद टुनी चिड़िया ने उन सभी से कहा, हमें भगवान से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही धरती माता से भी माफी मांगनी चाहिए, जिससे उनका प्रकोप शांत हो जाएगा, वरना ये धरती नष्ट हो जाएगी। हाँ टुनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। ये सब हमारी वजह से ही हुआ है। हमने पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ा दिया है। तो चलो हम सभी लोग भगवान से और पृथ्वी माता से माफी मांगते हैं, जिससे वो शांत हो जाए। इसके बाद वो सभी लोग भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगते हैं। हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए और इस प्रकोप से बचा लीजिए। हम आगे से कभी भी पृथ्वी पर इतना पाप नहीं बढ़ाएंगे, ना ही इसके पर्यावरण का प्रदूषण करेंगे। इसके बाद वो लोग काफी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। उस दिन काफी ज्यादा बारिश हुई। वो लोग उस रात उसी मंदिर में सो गए। अगले दिन एक नई सुबह हुई, जिसके साथ सूर्य की पहली किरण मंदिर पर आकर पड़ी, जिससे सभी लोग जाग गए और बहुत खुश हुए, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था, जिसे देखकर लग रहा था आफत टल गई है। इसके बाद उन लोगों ने भगवान की जय जयकार की और फिर हरिया ने कहा, अब हमें अपने घर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ के हालात क्या है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम भी अपने जंगल वापस जा रहे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारा साथ दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। जो विपदा आती है तो हम सभी को एक साथ होना पड़ता है। अगर हम सभी साथ नहीं होते तो शायद इस संकट से नहीं बच पाते। ये सुनकर पंछी और जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद गांव वाले अपने अपने घरों में लौट जाते हैं और जंगल के पक्षी और जानवर भी अपने अपने जंगल में लौट आते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, जब भी संकट की घड़ी आए तो हम सबको एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ हो जाते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से निपटा सकते हैं।